हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, यस दोस्तों, इंडिया की भी हम लोग बात करेंगे, बट जो विदेश के जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। सो दोस्तों, वन ऑफ द बिगेस्ट एफपीआई, उन्होंने कौन से शेयर्स यहाँ पे खरीदे हैं, कौन से शेयर्स में उन्होंने अपनी पोजीशंस को कम कर दिए, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ ब्रोकर्स हैं, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को यहाँ पे चुना है। कौन से ब्रोकर्स हैं, उनका नाम क्या है, कौन सा टारगेट कौन से शेयर के लिए यहाँ पे दिए, सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे इसी एक वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम इस वीडियो को इस चैनल को अगर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बिगेस्ट एफपीआई, बिगेस्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिसका नाम आप देख सकते हो, यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड। यस दोस्तों, वापस यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, विच इज़ इंडियाज बिगेस्ट एफपीआई, जिसकी अगर हम लोग बात करें, जो एक्सपोजर है लगभग 90,000 करोड़ का है। 90,000 करोड़ एक्सपोजर टू द लोकल स्टॉक। एंड अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कुछ स्टेक यहाँ पे रिड्यूस किए। कौन से स्टेक यहाँ पे उन्होंने रिड्यूस किए, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसमें से उन्होंने अपना हिस्सा यहाँ पे कम किया है, नंबर 1। नंबर 2, गौतम अदानी पोर्ट भी आप सभी लोगों को पता है, उसमें से भी उन्होंने अपना स्टेक कम कर दिया है। एंड ये जो डेटा है वो हम लोगों को सितंबर क्वार्टर, आप सभी लोगों को पता है क्वार्टरली वाइज डेटा आता है, उससे हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल रही है। छोटी मोटी एफपीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग इंडिया की बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट एफपीआई की बात कर रहा हूँ, जिसके पास 90,000 करोड़ का एक्सपोजर है। सो पूरी तरीके से कम नहीं किया, बट उन्होंने अपना स्टेक को ज़रूर रिड्यूस किया, रिलायंस एंड अदानी पोर्ट। सो ये तो हो गए नंबर 1, नंबर 2। अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हम लोग पकड़ लेते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग वीडियो में बात करें, जो ये बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स कितने बेचे, लगभग 12 लाख, 12.5 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स उन्होंने बेचे हैं। उनकी पहली जो हिस्सेदारी थी लगभग 3.12% थी, जो कि इस हिस्सेदारी के बाद, मतलब इसको सोल्ड करने के बाद 3.10 हो चुकी है। बट अगर हम लोग टोटल फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो टोटल फॉरेन इन्वेस्टर पहले 24% के आसपास थे, समवेयर अराउंड, जो कि अभी हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्री में बढ़ के 25.20 के आसपास हो चुकी है। बट अगर हम लोग बात करें ये सबसे बड़े एफपीआई की, तो उन्होंने इस 12.5 लाख जो शेयर्स है वो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिए, बेच दिए हैं, जिससे हिस्सेदारी आप देख सकते कम यहाँ पे हो चुकी है। सो ये स्टेक उन्होंने क्यों सेल किया है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं स्टेक रिडक्शन ये कब आया है, जब रिलायंस ने 90% तक का रिटर्न यहाँ पे दे दिया है। सो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे की है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। सो दोस्तों, हर एक का अपना अपना ओपिनियन, कब प्रॉफिट बुकिंग करना है, तो उनको यहाँ पे सही लगा तो उन्होंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ज़रूर की है। दोस्तों, अगर हम लोग एफपीआईस की बात करें, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, 90,000 करोड़ जिनके पास इतना बड़ा एक्सपोजर है, सो अदानी पोर्ट में भी 1.77% तक का स्टेक था, जो कि उन्होंने घटाकर 1.42% यहाँ पे कर दिया है। एंड अगर बात करें, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री 90% तक भाग चुका था, सो अदानी पोर्ट एंड एंटरप्राइजेस अप्रॉक्सीमेटली 48%, मतलब 50% ही पकड़ लेना, यहाँ पे इतना जंप इसी एक फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे दिखा चुका है। सो हम लोग कह सकते हैं कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे पैसा कमाया। एंड ओवरऑल अगर हम लोग बात करें निफ्टी की, तो ऑब्वियसली निफ्टी यहाँ पे 40% तक हम लोगों को अभी तक यहाँ पे भागते हुए देखने को ज़रूर मिला है। सो अगर हम लोग इंडिविजुअल शेयर की बात करें तो अदानी ने 48% एंड रिलायंस ने तो 90% के रिटर्न दिए, जो कि लगभग हम लोगों को निफ्टी से भी ज़्यादा कमाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों, ये तो हो गया फॉरेन इन्वेस्टर का। जो एक इन्वेस्टर था एफपीआई, उसकी हम लोग बात की। अगर हम लोग डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस की बात करें, वो अभी भी यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री एंड अदानी पोर्ट को लेके पॉजिटिव है। उनका अभी भी ये मानना है कि लगभग उनको और 20% की अपसाइड यहाँ पे रिलायंस एंड अदानी पोर्ट में देखने को मिल सकती है। ये 20% कब के, कल एक दिन के, एक हफ्ते के, एक महीने के, दोस्तों ये हमेशा एक साल के अनुमान यहाँ पे बताते हैं। अगर हम लोग एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का टारगेट लगभग 2540 के भी ऊपर यहाँ पे बताया है। एंड जेएम फाइनेंशियल्स की बात करें तो उन्होंने लगभग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का टारगेट 2313 से लेकर 2350 के रेंज में यहाँ पे बताया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक्सिस कैपिटल हैज़ एन एड रेटिंग ऑन अदानी पोर्ट्स विद द प्राइस टारगेट ऑफ ₹400। सो हर एक ब्रोकर है, जो कि आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं, हर एक कंपनी है, फर्म है, जो कि अपना अपना अनुमान यहाँ पे बता रही है
ज़रूरी नहीं कि हर कोई 100% सही हो, बट आप लोगों ने इनके रिकॉर्ड्स यहाँ पे रखने चाहिए आपके पास कि कौन यहाँ पे सही जा रहा है, कौन यहाँ पे गलत जा रहा है। जैसे मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो लोग सीरियस होते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए, शेयर का नाम, कौन से ब्रोकर ने यहाँ पे बताया है या फिर कंपनी ने बताया कि वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, एंड उसके बाद 1 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद जो भी टारगेट दिया है, कौन कौन से यहाँ पे ब्रोकर्स के अचीव हुए हैं। सो फ्यूचर में आप लोगों को समझ में आएगा कि किन की रिपोर्ट के ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा भरोसा यहाँ पे करना चाहिए या नहीं। सो एक स्मार्ट मूव होता है जो कि बहुत कम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और हर कोई यहाँ पे एफर्ट्स लेने के लिए तैयार नहीं है। सो दोस्तों, अभी हम लोगों ने देख लिया जो बड़ा एफपीआई था जिसके पास 90,000 करोड़ का एक्सपोजर है। नाम आप देख सकते हैं, यूरो पैसिफिक ग्रोथ। सो इसकी अगर हम लोग बात करें तो इनके पास कुछ पोजीशंस है प्राइवेट बैंक्स में भी। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक्सिस बैंक में उन्होंने क्या किया है, सो उन्होंने हिस्सेदारी कम की है। पहले 2.09% थी जो कि अभी घटा के 1.90 यहाँ पे कर ली है। सेम उनके पास आईसीआईसीआई बैंक भी था जहाँ पे उन्होंने 2.10% की हिस्सेदारी थी, वो घटा के 1.41 कर ली है। सो दोनों प्राइवेट बैंक में इनकी हिस्सेदारी थी। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक आज भी है, बट जो एक्सपोजर हम लोग कह सकते थे, प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे हम लोग को रिड्यूस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि आप लोगों को बताया कि यहाँ पे रिड्यूस किया है तो क्या उनको नुकसान है? बिल्कुल भी नहीं। 30% के रिटर्न्स इन दोनों कंपनी ने पिछले 7 महीनों में यहाँ पे कमा के दिए हुए, इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन यहाँ पे फिलहाल लिया हुआ है। हालांकि अगर हम लोग बात करें इतने बड़े जो एफपीआई है, उन्होंने कौन से बैंक में अपना स्टेक बढ़ाया, तो आप देख सकते हैं उन्होंने स्टेक बढ़ाया एचडीएफसी बैंक में, जो कि इंडिया की सबसे नंबर 1 बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। आप सभी लोगों को पता है, असेट वाइज आप लोग कह सकते हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने एचडीएफसी लाइफ में भी, जो कि इंश्योरेंस कंपनी, उसमें भी इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। सो अभी तक जितने भी हिस्सेदारी थी कम करने वाली बात हुई, तो एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लाइफ में यहाँ पे जो एफपीआई है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। सो ये हिस्सेदारी कितने से बढ़ा दी है, तो हम कह सकते हैं 0.45% या फिर आप बोल सकते हैं 45 बेसिस पॉइंट या फिर 0.39%, और यू कैन सेट 39 बेसिस पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड टारगेट दिया गया है मोतीलाल ओसवाल ने, एंड वो टारगेट है दोस्तों 1400 का, जो कि आप लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हो। एंड वो भी यहाँ पे बिलीव करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर 23 तक एचडीएफसी बैंक लगभग 19% तक उनकी अर्निंग को ग्रो यहाँ पे कर सकता है। टारगेट देख लेना दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 20 से 23 की बात कर रहे हैं, कल के 2-3 दिन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग जो बड़ा एफपीआई थी उन्हीं की अगर हम लोग बात करें तो उनके पास बहुत ही गजब के शेयर्स हैं। एंड किसके हैं? मारुति सुजुकी के। जो पहले उनकी जो होल्डिंग थी वो पहले 1.01 थी, जो कि उन्होंने बढ़ाकर अभी 1.02 कर दिए। मतलब ही 30.75 लाख शेयर्स अभी मारुति सुजुकी के यहाँ पे इन बड़े एफपीआईज ने खरीद लिए हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले 1.01 था, जो कि अभी उन्होंने 1.02 कर दिया है। ये इतना सा बड़ा है अगर आपको लगता है, बट बहुत ही लाखों नंबर्स के शेयर्स यहाँ पे रहते हैं। एंड अगर हम लोग मारुति सुजुकी की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है अप्रैल से काउंट करके अभी तक ये 66% के पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। एंड फिलहाल 7,000 के घर में हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम जो बड़े एफपीआईज की बात करें तो उन्होंने कुछ होल्डिंग को बिल्कुल यहाँ पे अनचेंज रखा है, स्टेबल रखा है, जिसमें फर्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक एंड यूपीएल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एचडीएफसी लाइफ, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूपीएल, इसमें एक्सपेक्टेशन की जा रही है 20 से 50% तक हम लोगों को यहाँ पे जंप फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ जाते जाते उन्होंने ये भी कह दिया है कुछ ब्रोकर्स ने कि फिलहाल फ्यूचर में ऑटो सेक्टर में यहाँ पे हम लोगों को अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, अगर मंथली सेल्स नंबर यहाँ पे अच्छे खासे आए तो। सो दोस्तों ओवरऑल कह सकते हैं हम लोग बहुत कुछ यहाँ पे चीज़ें कवर किए मैंने। जैसे कि मैंने आपको बताया जो बड़ा एफपीआई था इंडिया से रिलेटेड 90,000 करोड़ से रिलेटेड, सो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, उसमें उन्होंने एक्सपोजर बढ़ाया है। मारुति सुजुकी में भी उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। रिलायंस इंडस्ट्री में कम किया है। अदानी पोर्ट में यहाँ पे कम किया है, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था। डिटेल में सारे वीडियोस यहाँ पे कवर मैंने यहाँ पे कर लिए, जितना इंपॉर्टेंट था उतना हो चुका है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड वापस कहना चाहता हूँ ये जो टारगेट्स थे वो मेरे नहीं थे, जो भी बातें यहाँ पे थी स्टेक कम करने वाली, बढ़ाने वाली, ये मेरी नहीं थी, ये इन बड़े प्लेयर्स की बातें थी। तो भरोसा करने से पहले आप लोगों
लोगों ने भी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।